हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी DFCCIL की हिस्ट्री के बारे में क्लास नंबर 1 है। अप्रॉक्स 3 क्लासेस में या फिर 2 क्लासेस में ये पूरा डेटा ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा डेटा है और सारा जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की वेबसाइट से, DFCCIL के वेबसाइट से, और एक मैंने रिसर्च पेपर पढ़ रखा है। MIT के एक प्रोफेसर है जिन्होंने DFC के ऊपर बहुत ही बढ़िया रिसर्च लिखी है और बता रखा है कि किस तरह से कि ये जो DFCCIL जैसा अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में कितना बढ़िया नेटवर्क बन जाएगा। तो और जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखा है वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगी। इसी मतलब 2-3 क्लासेस में देने का कोशिश करूँगी, क्योंकि इतना बड़ा रिसर्च पेपर आप खुद तो नहीं पढ़ सकते या फिर इतनी बड़ा जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हर वेबसाइट से नहीं पढ़ सकते हो। तो जितना ज़रूरी है उतने पॉइंट्स मैं आपको दे दूँगी। सारा कुछ हमारी तरफ से एफर्ट्स होंगे। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारा DFC कॉरिडोर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और इसके डायगोनल्स ये इतने ही पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ये इतने एरिया में ही सिमट कर रह जाता है। अब DFC का मतलब होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड मतलब उसका स्पेशल, कॉरिडोर मतलब रास्ता, और फ्रेट मतलब मालगाड़ियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब मालगाड़ियों के लिए स्पेशल रास्ता बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो ये पूरा जो रीजन दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यही बनाया जाएगा, आगे भी बनाया जाएगा। बट होता क्या है कि ये जो पूरा आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, इसमें और देखो, जैसे अभी आप अगर सोचो, आपका पूरा सिलेबस देखो, ठीक है, आपका पूरा सिलेबस देखो, उसमें आपको दिखाई देगा कि मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स और अपना कौन सा रीजनिंग, और एक है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, और क्या है, बायोलॉजी, और एक है ना 24 नंबर वाला सब्जेक्ट, हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL। अब इतने सब्जेक्ट आप देखोगे, ये 4 सब्जेक्ट, तो आप क्या सोचोगे? सबसे पहले इन सब्जेक्ट को टैकल करना। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 60% जो है हमारा सिलेबस का 60% मार्क्स कंसिडर कर रहा है, तो हम सबसे ज़्यादा उसी के बारे में सोचेंगे। उसी तरह से ये जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये 16%, ठीक है, 16%, 16% पूरा जितना भी हमारा इंडिया का रेलवे नेटवर्क है उसका पूरा कैरी करता है। ठीक है, उसका उतना रीजन कैरी करता है। बट ये 52% पैसेंजर ट्रैफिक कैरी करता है। मतलब जितने भी पैसेंजर गाड़ियाँ चलती है उसमें से 52% पैसेंजर गाड़ियाँ यहाँ से चलती है, और 60%, 58 to 60% मालगाड़ियाँ इसी नेटवर्क से चलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ लगाया जाएगा? जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक है ना, सिंपल सी बात है। तो जो WDFC या फिर EDFC की बात चली गई, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के टाइम पे चली गई या फिर DFC की बात अभी शुरुआत हुई है, नहीं। DFC के लिए बात शुरू हुई थी अप्रॉक्स 2005 में। जान लीजिए, ये क्वेश्चन बनते हैं। 2005 में शुरुआत हुई, और इसके बारे में जो है पैसा वगैरह, फंडिंग वगैरह देना शुरू हुआ है अप्रॉक्स 11th फाइनेंशियल प्लान में। ठीक है, फाइनेंशियल जो 5 ईयर प्लान होता है ना, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन से 5 ईयर प्लान में ये शुरू हुआ है? तो 11वें 5 ईयर प्लान में ये बात शुरू हुई है। 2007 से लेकर 2012 तक का जो टाइम पीरियड है वो। सेकेंडली, DFCCIL का इस्टाब्लिशमेंट कब हो रखा है? ठीक है, DFCCIL का इस्टाब्लिशमेंट जो है ये बहुत पहले हो चुका था। ठीक है, 30 अक्टूबर 2006। ठीक है, 30 अक्टूबर 2006। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, इंडियन रेलवे जो है अपने इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर इंडियन रेलवे बर्बाद होती है तो इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि RBI जैसे बैकबोन है बैंकिंग सिस्टम, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की, अगर RBI ही कोलैप्स हो जाए तो बैंकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा। उसी तरह से इंडियन रेलवे बैकबोन है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन रेलवे के ऊपर अगर पैसा खर्च नहीं किया जाएगा आने वाले 10 सालों में, यहाँ पे अगर वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी, यहाँ पे अगर स्किल्ड मैन पावर एक्चुअली नहीं लाया जाएगा, टेक्नोलॉजी नहीं लाई जाएगी, तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए 2019 में
नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इन्विजन किया है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। कितना? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। और ये छोटी मोटी रकम नहीं है, डॉलर में कहा है इन्होंने। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हमको बनना है तो सबसे ज़्यादा पैसा हमको कहाँ लगाना पड़ेगा? जहाँ से ज़्यादा रिवेन्यू आता है, और सबसे ज़्यादा रिवेन्यू इंडियन रेलवे से आ रहा है। ठीक है, इंडियन रेलवे हमारी बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। जैसा मैंने आपको कहा कि भाई जहाँ से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसी को टैकल करोगे, उसी तरह से यहाँ से ज़्यादा रिवेन्यू आ रहा है, यहाँ से ज़्यादा फ्रेट मिल रहा है वगैरह सब कुछ, पैसा यहाँ से मिल रहा है, तो इसी के ऊपर खर्चा किया जाएगा। तो 30 अक्टूबर 2006 को कंपनीज एक्ट 1956 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की सबसेट बनाई गई DFCC। ठीक है, DFC एक्चुअली। ठीक है, समझ में आया? कौन से कंपनीज एक्ट के तहत, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर सबसेट बनाया गया है DFC को, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। ठीक है, अब जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनी तो सरकार ने कहा इंडियन रेलवे को कि आप ही संभालो इसका कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इसके जो भी वैकेंसीज निकलेंगी, ह्यूमन पावर को रिक्रूट करना, वो सब कुछ आप लोग संभालना। तो इंडियन रेलवे ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि हमारे पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम है, हम एक वैकेंसी निकालते हैं तो उसको 3-3 साल भर्ती नहीं करते हैं। मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, इस तरह से नहीं कहा उन्होंने, बस ऐसा कहा कि हमारे पास इतना ज़्यादा काम है कि हम और एक ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए DFCCIL इजाद हुआ, या फिर DFCCIL की जो है स्थापना की गई। DFCCIL क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ये ले लेती हूँ। तो DFCCIL, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बना। ये क्या करता है? ये सारा जो DFC कॉरिडोर बनने जा रहा है, वेस्टर्न वाला, ईस्टर्न वाला, सारा ये डेडिकेटेड WDFC, EDFC, सारा डायगोनल्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इनका कंस्ट्रक्शन का काम देखेगा, इनका मेंटेनेंस का काम देखेगा, ह्यूमन रिक्रूटमेंट का काम देखेगा, मतलब सब कुछ इनका काम देखेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि ये एक अलग सी संस्था बनाई गई है, भले ही ये इंडियन रेलवे का सबसेट है। ठीक है, बट ये पब्लिक सेक्टर जो PSU है एक्चुअली, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ही आता है। हाँ, चाहे तो जो हमारी गवर्नमेंट है इसको प्राइवेट कर सकती है विदाउट अ डाउट, क्योंकि बहुत सारे मोड जो है ये PPP मोड पे चल रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की जो वैकेंसीज निकल रही है या फिर आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, बाद में जाकर अगर ये प्राइवेट हो जाएगा तो ये आप प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं रहोगे, आप गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय रहोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहोगे। आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर जो है वहाँ पे पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम DFC बिक रहा है एंड ऑल नॉनसेंस थिंग। तो देखो, DFC बिक भी रहा है या प्राइवेट भी हो रहा है तो उनको मैन पावर की ज़रूरत है और हमको जॉब की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो कौन से मेन सिटी को जोड़ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो दिल्ली से लेके हावड़ा वाला जो रीजन है ये है हमारा EDFC। ठीक है, दिल्ली से हावड़ा वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है आपको दिखाई दे रहा है, ये है EDFC। और दिल्ली से मुंबई वाला जो रीजन है हमारा WDFC। आप लोगों को बता दूं मैं कि ये ऐसा क्यों चाहते हैं कि भाई एक डेडिकेटेड जो है इसके लिए रास्ता बनाया जाए। ठीक है, एक डेडिकेटेड रास्ता चाहते ही क्यों है? क्योंकि ये जो EDFC है, EDFC अप्रॉक्स अपने कैपेसिटी के 50% ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब 150%। समझ रहे हो कि ये रूट पे ना कोल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोयला बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ पे। और ये रूट जो WDFC है ये अपने कैपेसिटी के 115 मतलब 15% ज़्यादा काम कर रहा है। जब आप आपके कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हो, सपोज आप अगर 8 घंटे पढ़ाई करते हो, ठीक है, नॉर्मली आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो, सुबह 4 घंटे, शाम में 4 घंटे, ऑफिस से जाकर आने के बाद करते हो पढ़ाई। बट एक दिन आपको ऐसा कहा जाए कि नहीं, आपको ऑफिस को जाने से मतलब ऑफिस का जो टाइमिंग है उसके पहले 5 घंटे पढ़ाई करना है और ऑफिस से आने के बाद 5 घंटे पढ़ाई करना है, ऐसे आपको 10 घंटे पढ़ाई करना है। लेकिन आपकी कैपेसिटी 8 घंटे की, आप 2 घंटे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या वो 2 घंटे ज़्यादा पढ़ाई करने में आपकी एफिशिएंसी उसी तरह से बरकरार रहेगी जैसी 8 घंटे की थी? क्या आप उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये रूट जो है अब उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इनकी एनर्जी एग्जॉस्ट की जा रही है। ठीक है, इसीलिए इस रूट पे एक
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अब ऐसा क्यों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्यों नए स्टेशन बनाए जाएंगे, क्यों नया रिक्रूटमेंट किया जा रहा है? क्योंकि देखो जो पहले के एम्प्लॉयज़ है वो ऑलरेडी रेलवे नेटवर्क संभाल रहे हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे का नेटवर्क संभाल रहे हैं। अब उनको आप डीएफसी का नेटवर्क संभालने के कहोगे तो वो फिर पागल हो जाएंगे, इतना काम उनसे नहीं हो पाएगा। सेकेंडली, एक ही रूट पे, ठीक है, ये समझ लो, एक ही रूट पे आप मालगाड़ी, ठीक है, मेलगाड़ी, और मेल मतलब जो पत्र वगैरह आते हैं ना, आपके ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो है ये इसी गाड़ियों से आता है, और अपना पैसेंजर वाला, ठीक है, पैसेंजर गाड़ी। तो देखो क्या क्या कहा मैंने, एक ही रूट पे आपकी मेल ट्रेन है वो MAIL, ये समझ, मेल ट्रेन, और आपका पैसेंजर ट्रेन, और आपका फ्रेट ट्रेन, ठीक है, मालगाड़ी। अब ये तीन भी गाड़ियाँ आकर रुक गई है, तो आप अगर स्टेशन मास्टर हो तो आप किसको क्लियर करोगे? सबसे पहले आप क्लियर करोगे आप पैसेंजर गाड़ी को, ठीक है, आप पैसेंजर गाड़ी को कहोगे कि उसको पहले क्लियर करो। फिर सेकेंडली आप क्लियर किसको करोगे? पहले देखोगे कि भाई मेल जाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जो भी माल खड़ा हुआ है मालगाड़ी में वो जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली मेल ज़्यादा जाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं ना, आपका ज्वाइनिंग अगर 2-3 दिन लेट आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो लेट आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेल गाड़ी पहले जाएगी, है ना, मतलब मेल ट्रेन पहले जाएगी, और फिर बाद में मालगाड़ियों के लिए रास्ता किया जाएगा। अब मालगाड़ी के लिए रास्ता किया जाएगा तो मतलब आप देख रहे हो कि हम जो है फ्रेट ट्रेन को इतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। हालांकि इंडियन रेलवेज़ के लिए मालगाड़ियाँ ब्रेड एंड बटर है, मालगाड़ियाँ ही है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा कर देती है। जो पैसेंजर ट्रेन होती है इसमें इंडियन रेलवे का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे आप स्टेशन देख रहे होंगे वो प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जुड़ रहे हैं और टिकट वगैरह का जो है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर आप 100 रुपीज़ खर्चा कर रहे हो टिकट के ऊपर एक पैसेंजर गाड़ी के लिए, तो इंडियन रेलवे उसी टिकट के लिए, वो सिंगल टिकट के लिए 10 रुपीज़ खर्चा करता है। मतलब इंडियन रेलवे को खुद के जेब से 10 रुपये एक्स्ट्रा डालने पड़ रहे हैं। तो ऐसा अगर कुछ नुकसान होता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि किसी भी तरह से उनका फ़ायदा हो, ठीक है। समझ में आ गया कि डीएफसी ईजाद ही क्यों हुआ, डीएफसी की इतनी ज़रूरत ही क्यों आन पड़ी, ये सब कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, हमारा जो इंडियन रेलवे है, ठीक है, इंडियन रेलवे की क्या कंसर्न है फ्रेट ट्रैफिक के साथ। तो पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये चाहते हैं कि एक सेग्रीगेटेड मतलब अलग अलग रूट हो, डीएफसी के लिए अलग रूट हो और पैसेंजर के लिए अलग रूट हो। जो भी मालगाड़ियाँ आएंगी उनका अलग रास्ता होना चाहिए, पैसेंजर का अलग रास्ता होना चाहिए, उनका अलग स्टेशन होना चाहिए, इनका अलग स्टेशन होना चाहिए, ठीक है, सेग्रीगेटेड हो सारा का सारा चीज़ें। देन फॉलिंग मार्केट शेयर टू 90% टू 30%। जो पहले हमारा मार्केट शेयर था इंडियन रेलवे का फ्रेट लेके जाने का, ठीक है, जो मालगाड़ी लेके जाने का, जो मालगाड़ी एक्चुअली क्या बोलेंगे उसको, सामान लेके जाने का जो हमारा शेयर था वो था 90%। कितना था? 90% था, जो कि अब कम होके 30% हो चुका है। आप खुद ही सोचो भाई कि अगर आप कोई चीज़ यहाँ से सपोज मैं महाराष्ट्र से भेज रही हूँ जम्मू कश्मीर या फिर मे बी उड़ीसा एंड ऑल, और अगर मैं चाहूँगी कि वो चीज़ जो है जल्दी से जल्दी मेरे फ्रेंड को मिल जाए या फिर मेरे रिलेटिव को मिल जाए। सपोज अभी जैसे मैंने महाराष्ट्र से राखी भेजी है हमारा उड़ीसा में, तो मैंने क्या किया था, मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना कि भाई ट्रेन की हेल्प लूँगी राखी भेजने के लिए, सिंपल सी बात है। तो फिर वो राखी के कितने दिन बाद मिलेगा पता नहीं, मैंने क्या किया उसी जगह मैंने कुरियर कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स राखी पहुंच जाएगी भैया तक, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये पहुंच जाएगी। बट अगर मैं वही ट्रेन की हेल्प लेती तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है टाइम का कि कब पहुंचेगी। इसी वजह से इंडियन रेलवे का जो शेयर है मार्केट में वो 90% से 30% पे पहुंच गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। बस ये टाइम ही है जो इनका टाइम ख़राब कर रहा है। समझ रहे हो कि भाई ये टाइमली जो भी चीज़ें हैं वो पहुंचा नहीं पा रहे। अब अगर आप अमेज़ॉन की बात कर लो, अगर आप अमेज़ॉन प्राइम मेंबर होंगे तो आपको पता है कि आपने ऑर्डर किया 3 दिन के अंदर ऑर्डर घर पे, है ना। अगर आपने और एक्स्ट्रा पैसे, कुछ होता है ना इंस्टेंट डिलीवरी वाला एक चीज़ कि 80 रुपये दे दिए तो फिर 1 दिन के अंदर अंदर आ जाता है आपका प्रोडक्ट, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा अगर कुछ है
क्योंकि देखो टाइम की कमी है, इसी वजह से अगर आपने इंडियन रेलवे को जो मालगाड़ियाँ हैं उनको एक्स्ट्रा पैसे भी दोगे ना तो वो उनके ही टाइम के हिसाब से चलेंगी, क्योंकि बेचारों को रास्ता ही नहीं मिलता है जाने के लिए। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि आप अगर स्टेशन मास्टर होंगे तो सबसे पहले आप पैसेंजर ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहोगे, ठीक है, एक ही रास्ता है ना, एक ही रास्ता है और 3 गाड़ियां आकर ठहरी है, तो आप सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दोगे ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है ना। तो जो हमारा मार्केट शेयर 90% से 30% हो चुका है, उसको फिर से 90% लाने का काम ये करने वाले हैं, ठीक है। जो कैपेसिटी कंस्ट्रेन है हाई डेंसिटी नेटवर्क, अब हाई डेंसिटी नेटवर्क कौन से, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और उसके डायगोनल, ये हाई डेंसिटी नेटवर्क है। यहाँ पे 52% पैसेंजर ट्रेन का पूरा कैरी करता है और 60% फ्रेट ट्रेन कैरी करता है पूरे इंडिया का, ठीक है, पूरे इंडिया का इतना कैरी करता है। तो जो हाई डेंसिटी वाला नेटवर्क है उसमें जितने भी कंस्ट्रेन आ रहे हैं उसको निकालने का काम कर रहे हैं। कंस्ट्रेन मतलब जो भी उनको मुश्किलात आ रही है वो निकालने का काम करना है। सेकेंडली डिफरेंशियल स्पीड्स ऑफ ट्रेन। अब डिफरेंशियल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, जो हमारी नॉर्मल हमारी फ्रेट ट्रेन जो चलती है, ठीक है, हमारी जो फ्रेट ट्रेन चलती है वो 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। अब 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी तो मुझे बताना कि क्या ये पहुंच पाएगी टाइमली, ठीक है, ये क्या इतने जल्दी पहुंच पाएगी, क्योंकि हम जो बाइक चलाते हैं वो नॉर्मली हम 30-35 इस तरह के स्पीड से चलाते हैं और ये जो है ये सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब देख रहे हो कि ये कितना स्लो चलती है, तो स्पीड का भी एक डिफरेंस आ रहा है। देन लाइबिलिटी टू कैरी लॉन्गर और हेवियर ट्रेन्स, ठीक है, तो सॉरी इनएबिलिटी, क्या पढ़ लिया मैंने, सॉरी इनएबिलिटी टू कैरी लॉन्गर एंड हेवियर ट्रेन्स। तो इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है, जो हमारी पूरा नेटवर्क दे रखा है वो डिज़ाइन ही किया गया है 700 मीटर वाले ट्रेन के लिए, ठीक है, कितने 700 मीटर वाले ट्रेन के लिए। बट अब अगर आपको ज़्यादा माल लेकर जाना है, ज़्यादा सामान लेकर जाना है, तो ऑब्वियसली आपके ट्रेन भी उतनी लंबी होनी चाहिए, आपकी ट्रेन की कैपेसिटी जो है उतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उतना ज़्यादा हैंडल कर सके वो। तो ये एक इनकी इनएबिलिटी है कि इनके जो ट्रेन है वो लंबे लंबे नहीं है, उनकी कैपेसिटी का जो क्या कहते हैं उसको, जितना ज़्यादा लेके जाने की कैपेसिटी होनी चाहिए माल, उतना ज़्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं है। सेकेंडली, अच्छा अब बात आती है मैंडेट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DFCCIL। DFCCIL के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो DFCCIL का ऑब्जेक्टिव है कि ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। आपको पूछा जा सकता है कि भाई DFCCIL क्या है, तो DFCCIL एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि स्पेशली बनाया गया है एक स्पेशल पर्पस के लिए। समझ में आ रहा है? टू अंडरटेक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द DFC। तो DFCCIL का काम ये है कि मैंने जैसे कहा कि आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि इंडियन रेलवे ने हाथ जोड़ लिए इंडियन गवर्नमेंट के सामने कि हमसे ना हो पाएगा, हमको और एक्स्ट्रा काम ना दो, तो इसीलिए DFCCIL का इजाद हुआ। तो DFCCIL का काम क्या है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। ये क्या करेगी, प्लानिंग, जो भी प्लानिंग चल रही है DFC, जो नया हम कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग अच्छे से करेगी, उसका डेवलपमेंट करेगी और देखेगी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से लाए जाए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना पैसा लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। आने वाले एक लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई कितने पैसे लग रहे हैं और कौन कौन इसका स्पॉन्सर कर रहा है वगैरह वगैरह। तो इतना पैसा अगर लग रहा है तो स्पॉन्सरशिप चाहिए। इंडियन रेलवे तो इतना पैसा नहीं हैंडल कर सकती, भले इसका सबसेट हो, भले इसको कमा कर देगी, बट पैसा अभी फ़िलहाल नहीं है, तो पैसा लाना पड़ेगा, कहीं से लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह रेट वगैरह देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो ये कौन देखेगा, स्पेशली DFCCIL देखेगी। और देखेगी कंस्ट्रक्शन, किस तरह से स्टेशन के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, किस तरह से मेंटेनेंस चल रहा है, किस तरह से ऑपरेशंस हो रहे हैं DFC के रिगार्डिंग, ठीक है। ये इसका एक ये इसका मैंडेट हो गया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है, जो चीज़ आपको ट्रांसपोर्ट करने में 50 रुपये लग रहे हैं और वही चीज़ अगर आप प्राइवेट पार्टनरशिप की हेल्प ले लो, वही 25 रुपये में जा रही है, तो आप कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली आप जाओगे 25 रुपये वाले के पास, क्योंकि आपका पैसा कम लग रहा है। तो इंडियन रेलवेज़ का थोड़ा सा महंगा हो रहा है, इसीलिए ये चाहते हैं कि यूनिट कॉस्ट जो है वो कम की जाए ट्रांसपोर्टेशन की। सेकेंडली, क्रिएट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर टू कैरी हायर थ्रू आउट पर ट्रेन। तो ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाना चाहते हैं या फिर रेल इस तरह से बनाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी हो उनकी, जितना भी सामान है वो कैरी करने की,
ठीक है। ऑफर इंडियन रेलवेज कस्टमर्स गारंटीड फास्टर ट्रांजिट एट इकोनॉमिक ट्रैफिक। तो मैंने जैसे कहा आपको कि ये चाहते हैं इंडियन रेलवे के कस्टमर को गारंटीड एंड फास्टर ट्रांजिट देने का। ऑब्वियस है कि हम अगर इंडियन रेलवे के कस्टमर है तो हम क्या चाहेंगे, सेफली हमारा जो है ट्रांसपोर्ट हो जाए, जो भी हमारा सामान है वो सेफली पहुंच जाए और टाइम पर पहुंच जाए, ठीक है। इंक्रीज इंडियन रेलवे शेयर इन फ्रेट मार्केट, जैसे कि 90% था पहले और अब सिर्फ 30% बच चुका है, तो वही हम चाहते हैं 30% से फिर से हम 90% पे पहुंच जाए। इम्प्रूव ओवरऑल ट्रांसपोर्ट इफिशिएंसी ऑफ नेशनल रेल नेटवर्क, और ये चाहते हैं कि पूरी जो ओवरऑल हमारी इफ़िशियंसी है, जैसे कि इफ़िशियंसी कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ वर्कलोड बढ़ रहा है तो इफ़िशियंसी कमी होगी, तो वो इफ़िशियंसी ये बरकरार रखना चाहते हैं रेल नेटवर्क की, और चाहते हैं कि ओवरऑल जो है इनका इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो WDFC EDFC का ये पूरा मैप दे रखा है, बट ये हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी DFCCIL कौन से काम देखता है और इंडियन रेलवेज कौन से काम देखती है। एंड हम देखेंगे DFCCIL के जो DFC का नेटवर्क है जिसमें ट्रेन चलेंगी उसका क्या डिफरेंस आ रहा है, और इंडियन रेलवेज का नेटवर्क क्या है, जो नेटवर्क है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, विड्थ कितनी रखी गई है, स्पीड कितनी रखी गई है, सब कुछ हम आज ही देख लेंगे। तो देखो DFC का ऑपरेटिंग एस्पेक्ट क्या है DFCCIL के, एक्चुअली DFCCIL टू मैनेज ट्रेन ऑपरेशन ऑन DFC। तो ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली ट्रेन मैनेजमेंट करेंगे, मतलब जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसका मैनेजमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि रिक्रूटमेंट वगैरह करना, वहाँ पे स्टेशंस बनाना एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट DFCC टू हैव ओन स्टेशन एंड कंट्रोल सेंटर, जैसा मैंने आप जस्ट कहा आपको, और इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर जो है वो प्रयागराज में ऑलमोस्ट कमीशन हो चुका है, ठीक है, प्रयागराज में बन चुका है। सेकेंडली रोलिंग स्टॉक ओनरशिप एंड इट्स मेंटेनेंस बाय इंडियन रेलवे। अब रोलिंग स्टॉक क्या होता है, रोलिंग स्टॉक होते हैं जैसे कि लोकोमोटिव्स, ठीक है, हमारे कैरिजेस, वैगन्स, व्हीकल वगैरह, जो भी इंडियन रेलवेज के लिए, एक्चुअली रेलवेज के लिए लगता है, वो सारा का सारा मैनेज कौन करेगा, DFCCIL करेगा, बट उसका मेंटेनेंस जो है ये चाहते हैं इंडियन रेलवे करे, ठीक है, उसका मेंटेनेंस ये चाहते हैं इंडियन रेलवे करे। नेक्स्ट है फीडर रूट्स और साइडिंग्स टू बी अपग्रेडेड बाय इंडियन रेलवे। अब फीडर रूट क्या होता है, ये ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, ये सॉरी नॉट ट्रांसमिशन, ये फीडर लाइन जो होती है वो तो ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ये जो है साइडिंग टू बी अपग्रेडेड बाय IR, तो ये चाहते हैं कि इंडियन रेलवे के पास ना ज़मीन है, ठीक है, इंडियन रेलवे के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लैंड की कमी नहीं है इनके पास, बट DFC के पास लैंड की कमी है, इनको लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये क्या चाहते हैं कि इंडियन रेलवे के पास जो ऑलरेडी ज़मीन पड़ी हुई है उसमें ये एक अलग से हमको रास्ता बना के दे, ठीक है। मतलब ये इंडियन रेलवे का ये रूट चल रहा है, ठीक है, ये पटरी है यहाँ पे, और इसके जो है साइड में बहुत ज़्यादा जगह जो है, लैंड जो है इंडियन रेलवे की ऑलरेडी एक्वायर की गई है। तो ये चाहते हैं कि हमको भी जो है ये रास्ता मिल जाए, ठीक है, ये रास्ता अगर साइडिंग वाला रास्ता मिल जाए, साइड का रास्ता मिल जाए, तो हम भी जो है वही स्पीड से, हम भी जो है उसी रूट से सही से चल पाएंगे। अगर हम लैंड एक्वायर करने की बात करेंगे, जो हमने टारगेट रखा है दिसंबर 2022 का कमीशन करने का, वो फिर आगे और आगे बढ़ जाएगा, जो कि बराबर बात नहीं है। समझ में आया, जो है ये फीडर रूट्स के बारे में है ये, ठीक है। मैंने इसको फीडर लाइन के साथ क्या उसको कनेक्ट कर दिया, सॉरी फॉर दैट। फीडर रूट मतलब जो भी साइडिंग रूट है, ठीक है, जो भी साइड के रूट है वो चाहते हैं, DFCCIL चाहते हैं कि ये इंडियन रेलवे इनको प्रोवाइड करे, ठीक है। ऑल LC टू बी रिप्लेस बाय ROBs एंड RUBs। अब LC क्या है, तो ये लेवल क्रॉसिंग आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ये जो है ये ट्रेन जा रही है यहाँ से, ठीक है, ये ट्रेन जा रही है यहाँ से, और ये रोड इधर से आ रहा है, ये रोड इधर जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना वेट करना पड़ेगा हमको, अगर ट्रेन जा रही है तो यहाँ पे व्हीकल जो है वेट करते हैं, यहाँ पे भी व्हीकल वेट करते हैं इधर जाने के लिए और इधर से इधर आने के लिए, तो इसको कहते हैं लेवल क्रॉसिंग। और ये नहीं चाहते हैं कि लेवल क्रॉसिंग के वजह से इन लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ये लेवल क्रॉसिंग नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि रास्ता ही हमको जो है लेवल क्रॉसिंग का मिल रहा है, मतलब कि हमारा रूट जो है एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए हमको लेवल क्रॉसिंग ही लग रही है, तो आप एक काम कर दो कि हमको रेल जो है रोड ओवर ब्रिज बना के दे दो, या फिर रोड अंडर ब्रिज बना के दे दो। समझ में आ रहा है कि ये रोड जो है, ठीक है, ये जो रोड है आपका, ये काम कर दो कि इसको रोड अंडर ब्रिज RUB
मतलब ये जो रोड है ये एक ब्रिज के अंडर होना चाहिए, ब्रिज के अंडर होना चाहिए, मतलब हमारी जो ट्रेन है वो ब्रिज के ऊपर से चली जाएगी आराम से, हमको रुकने का टेंशन नहीं, ना ही किसी व्हीकल को रुकने का टेंशन। या फिर रोड ओवर ब्रिज कर दो कि रोड उसके ऊपर से चल जाए, ब्रिज नीचे से चल जाए, हम चले जाएंगे नीचे से, हमको रुकने का टेंशन नहीं, या फिर किसी और व्हीकल को रुकने का टेंशन नहीं। तो समझ रहे हो कि ये स्पेशली चाहते हैं इनका रूट जो हो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो कि इनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो जो भी लेवल क्रॉसिंग है ये रिप्लेस करने जा रहे हैं आरयू और रोड ओवर ब्रिज एंड रोड अंडर ब्रिज से, ठीक है, आरयू बीच से। नेक्स्ट, अच्छा, बेसिक डिज़ाइन फीचर जो है या बेसिक डिज़ाइन डिफरेंस जो है इंडियन रेलवे नेटवर्क का और डीएफसी के रूट का, वो देख लेते हैं हम। तो देखो हमारी जो हाइट है, वो जो हमारा वैगन की हाइट या फिर डब्बे की हाइट समझो, सीधा सीधा डब्बे की जो हाइट है वो हमारी इंडियन रेलवे पे जो ट्रेन चलती है उसकी है 4.265 मीटर। और वहीं अगर हम देखें वेस्टर्न कॉरिडोर तो डबल डेकर चलेगा, ठीक है, वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो डबल डेकर चलेगा, मतलब एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा। तो ये पूरी इसकी हाइट कितनी बन रही है, 7.1 मीटर। तो आप देख रहे हो कि भाई हाइट बढ़ रही है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है मैम, हाइट कम होगी तो क्या प्रॉब्लम है, हाइट बढ़ गई तो क्या प्रॉब्लम है। तो हाइट अगर बढ़ रही है तो अल्टीमेटली कैपेसिटी बढ़ रही है। हम जितना सामान पहले, सपोज हम अगर 1000 किलो लेकर जाते थे तो हम उसी जगह अब 2000 किलो लेके जाएंगे, क्योंकि उसका डबल कैपेसिटी हम जो है कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हाइट, ठीक है। और जो हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है वहाँ पे 5.1 मीटर उसका हाइट है। ईस्टर्न कॉरिडोर पे डबल डेकर ट्रेन नहीं चल रही है, ये ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ WDFC वेस्टर्न कॉरिडोर में ही डबल डेकर ट्रेन चलने वाली है। सेकेंडली विड्थ, अब विड्थ का भी क्या प्रॉब्लम है, चौड़ाई अगर ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो हमारी इंडियन रेलवे के नेटवर्क पे जो ट्रेन चलती है उसकी चौड़ाई है 3200 mm। वहीं अगर आप हमारा डीएफसी रूट पे देखोगे तो उसका है 360 mm, ठीक है, 3660 mm। नेक्स्ट है कंटेनर स्टैक। अब कंटेनर स्टैक के बारे में देखो तो कंटेनर स्टैक जो है हमारा इंडियन रेलवे का सिंगल डेकर ही है। वहीं अगर WDFC का देखो तो वो डबल डेकर है और EDFC का सिंगल डेकर ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। EDFC का सिंगल ही है बट WDFC का डबल डेकर है, डबल डेकर होगा तो ज़्यादा सामान लेकर जाएगा। सेकेंडली हमारी जो ट्रेन लेंथ है इंडियन रेलवे के रूट पे चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 700 मीटर की चल रही है। कितना चल रही है, 700 मीटर की चल रही है। वहीं अगर आप हमारा DFC का रूट देखोगे तो वहाँ पे 1500 मीटर तक की चलेगी या फिर 700 मीटर तक की चलेगी। तो अगर आप लेंथ भी बढ़ा दो, ठीक है, आप सपोज लेंथ बढ़ा दोगे तो आपको क्या, आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे कम टाइम में ही, ठीक है, आपने आपका लेंथ बढ़ा दिया है, ठीक है, सिंपल सी बात है। देन है ट्रेन लोड। अब ट्रेन लोड जो इंडियन रेलवे नेटवर्क पे चलती ट्रेन है वो 4500 टन ही लोड लेकर जा सकती है। वहीं अगर आप DFC के रूट पे जो ट्रेन चलेंगी उनका लोड का जो कैपेसिटी देखोगे वो है 13000 टन। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि भाई जो DFC के रूट पे चलने वाली ट्रेन है वो कितना लोड कैरी करने की कैपेसिटी रखती है, तो वो कैरी करने की कैपेसिटी रखती है 13000 टन। कितना, 13000 टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, 13000 टन। नेक्स्ट क्या है, हेवियर एक्सल लोड। अब इंडियन रेलवे के जो एक्सल लोड है, ठीक है, एक्सल लोड है जो कैपेसिटी कितना कैरी करती है वो 25 टन तक का कैरी कर सकती है। वहीं अगर आप DFC का देखो तो ये 25 से लेके 32 टन, 32-32.5 टन का जो है लोड कैरी कर सकती है। मैक्सिमम स्पीड जो है हमारी इंडियन रेलवे के रूट पे जो भी मालगाड़ियाँ चलती है वो है 75 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर की। वहीं अगर आप देखो DFC के रूट पे चलेगी, मैक्सिमम उनकी एवरेज स्पीड मैक्सिमम स्पीड बताई जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की, मतलब 25 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। और जो एवरेज स्पीड है इंडियन रेलवे पे नॉर्मली जो रियल लाइफ में कितने चलती है, 25 किलोमीटर पर आवर चल रही है। वहीं अगर आप देखोगे कि DFC के रूट पे यही रियल लाइफ में 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलेगी, ठीक है। और जो ग्रेड होगा अप टू 1/100 होगा या 1/200 होगा, ठीक है, मतलब मटेरियल की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है अच्छे ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। सेकेंडली यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है,
ट्रैक्शन जो है यहाँ पे, ट्रैक्शन देखो, इंडियन रेलवे के रूट भी पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड किए जा रहे हैं और हमारा जो डीएफसी का रूट है वो भी पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। और 25 किलो वोल्ट का ही जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। 25 किलो वोल्ट यूनिवर्सल है, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ इलेक्ट्रिफिकेशन इतना ही होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा डीएफसी का रूट है वो 25 किलो वोल्ट तो है ही, उसके साथ 80 मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। फीडर सिस्टम, जो मैंने पहले कहा ना कि आपको फीडर सिस्टम क्या है, तो वो एक ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन माने कि भाई जो आप देखते हो ओएचई जो कहते हैं ओवरहेड इलेक्ट्रिक, ये देखो ये अपना ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन का डब्बा है और ये ऐसे वायर जाते हैं, ऐसे इसको कनेक्ट होते हैं, ये वायर जा रहे हैं, तो ओएचई कहते हैं इसको। तो ये ओएचई में क्या होता है कि भाई ये जो फीडर सिस्टम होती है, ये जो लाइंस मिलती है, ये जो इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो स्पेशल इनकी अलग होगी, ठीक है। मतलब ये इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली फीडर सिस्टम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेशन स्पेसिंग। अब देखो मैंने जैसा आपको कहा कि भाई हमारी जो इंडियन रेलवे पे गाड़ी चलती है, इंडियन रेलवे के नेटवर्क पे जो मालगाड़ियाँ चलती है उसकी 700 मीटर लेंथ है, ठीक है, 700 मीटर लेंथ है। तो स्टेशन की भी लेंथ फिर उसके हिसाब से रखी जाएगी, 7 से 10 किलोमीटर। बट हमारा जो डीएफसी रूट पे चलने जा रही है वो 1500 मीटर की चलने जा रही है, ठीक है, 1500 मीटर की चलने जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उतना बड़ा स्टेशन भी चाहिए, तो फिर ये लोग जो है 40 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली स्टेशन का स्पेसिंग चाहते हैं। कितना? 40 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस देखोगे ना अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, अपॉर्चुनिटी बनने वाली है आने वाले फ्यूचर में। नेक्स्ट है सिग्नलिंग। सिग्नलिंग जो है ये एब्सोल्यूट ऑटोमेटिक है विद इन 1 किलोमीटर स्पेसिंग की। वहीं अगर आप डीएफसी में देखोगे तो 2 किलोमीटर स्पेसिंग की है, ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है। जो सिग्नल्स आते हैं ना ग्रीन रेड ऑरेंज वाला, तो वो सिग्नलिंग जो है टोटली यहाँ पे ऑटोमेटिक है। दो भी जगह यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं है, बस डिस्टेंस का फ़र्क आ रहा है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ये क्यों फ़र्क आ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली लेंथ जो है, ठीक है, जो लेंथ है गाड़ियों की, जो लंबाई है, उसके फ़र्क की वजह से इतना फ़र्क आ रहा है यहाँ पे, दैट्स इट। सेकेंडली देखो कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन का यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये इंडियन रेलवे में ना इमरजेंसी सॉकेट होते हैं। अगर आपने ट्रेन से कभी बाहर झाँका है तो आपको दिखा होगा पोल के ऊपर एक छोटा सा वो टेलीफोन लगा हुआ होता है। तो वो किस लिए लगा हुआ होता है? अगर कोई घटना घट जाए, जो अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाए, इमरजेंसी वगैरह हो जाए, तो तुरंत ही वहाँ के लोग कॉल कर दे सामने वाले स्टेशन मास्टर को या सामने वाले स्टेशन के क्रू को कि भाई इस तरह की सिचुएशन हो चुकी है, किसी भी गाड़ी को आगे ना बढ़ने दे या किसी गाड़ी को पीछे से सिग्नल ना दे, ठीक है, ये बात करने के लिए। तो अब देखो आप फ़ोन करोगे, बात बताओगे, इसमें कितना ज़्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। वहीं अगर आप डीएफसी में देखो तो मोबाइल ट्रेन रेडियो लगाए जा रहे हैं। मोबाइल ट्रेन रेडियो मतलब वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जो एयर ट्रैफिक में यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं वो वहाँ पे कहाँ बैठे हुए होते हैं, वो उसको उनका ऑफिस होता है और फिर एक फ़ोन किया जाता है, प्लेन में से ही फ़ोन आता है और फिर वो पूछा जाता है कि हाँ आप कहाँ पे हो, फिर आपके कोऑर्डिनेट बताओ एंड ऑल। आपने एक मूवी भी देखी होगी, उसमें वो हीरो बताता है कि हम फंसे हुए हैं और फिर कॉमेडी सीन है एक्चुअली। वो फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कहता है कि वहाँ पे रेड बटन दिख रहा है आपको, फिर वो हीरो पुश कर देता है, फिर कहता है ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं, वो पुश नहीं करना था, समथिंग लाइक दैट। तो आप देख रहे हो कि विद इन अ सेकेंड कम्युनिकेशन हो रहा है। मेरे बात करने का मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कि विद इन अ सेकेंड ये लोग कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। और विद इन अ सेकेंड जब कम्युनिकेशन होगा तो जो भी कॉलिजन वाली सिचुएशन है, जो भी टकराव वाली सिचुएशन है दो गाड़ियों की, वो कम से कम होगी, प्रोबेबिलिटी कम होगी। अब वन मोर थिंग, जो मोबाइल ट्रेन रेडियो है वो वेस्टर्न रेलवे ने स्टार्ट कर दिया है। इंडियन रेलवे के नेटवर्क पे ही वेस्टर्न रेलवे ने स्टार्ट कर दिया है मार्च मंथ में ही 2021 के। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मोबाइल ट्रेन जो हमारा रेडियो है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो आप डीएफसी ना मार के आना, पहले याद रखो वो वेस्टर्न रेलवे के मुंबई स्टेशन पे चालू हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। तो देखो आज जो है हम इतना ही रखते हैं, कल हम पूरा बाकी का देखेंगे कि कौन पैसा लगा रहा है, किस तरह से रिक्वायरमेंट एंड ऑल है सब कुछ। ईडीएफसी डब्ल्यूडीएफसी पे रूट पे कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, कौन कौन से जो जगह है हमको याद करनी है, सब कुछ हम वो देख लेते हैं कल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।